नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। आज जो महाराष्ट्र के पुणे में कल हुआ, कल रात को, वो इतना शर्मसार है कि एक मराठी होने के नाते, महाराष्ट्रियन होने के नाते, आज हम सभी हमारे फौजी भाइयों को मैं माफी मांगता हूं। मुझे इस बात की गारंटी है कि निर्लज्जता की चादर ओढ़े हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कानों पे जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा इन नेताओं ने बनाया है। रात को 12 बजे एक हुजूम के साथ लोग एक मुस्लिम परिवार के घर में घुस जाते और वही तय कर देते कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इन्हें भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। बाहर पुलिस की वैन खड़ी, उसमें कुछ पुलिस वाले बैठे, बाकी सादे कपड़े में पुलिस वाले और एक भीड़ तथाकथित देशभक्तों की, जिनके खानदान से एक बूंद खून का देश के लिए किसी ने नहीं दिया होगा। छद्म देशभक्ति, छद्म राष्ट्रवाद, क्योंकि ये दुकानें चलाते हैं देशभक्ति और राष्ट्रवाद के। पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहां बांग्लादेशी रह रहे हैं, और पुणे की महान पुलिस एक हुजूम ने बताया और ये घुस गए। और किसके घर में घुस गए? जिसके पास अपने पूर्वजों की बड़ी फेरिस्त है, बड़ी लिस्ट है कि भारतीय सैन्य में उन्होंने कहां सेवाएं दी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है, पूरी खबर मैं आपको सुनाता हूं। बांग्लादेशी बताया, मांगा पहचान पत्र, कारगिल युद्ध लड़ चुके हकीमुद्दीन के घर में घुसी भीड़। पुणे के चंदन नगर में 26 जुलाई की आधी रात के आसपास कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक के रिश्तेदार के घर भीड़ घुस गई। उन्हें बांग्लादेशी बताने लगी। इतना ही नहीं, उनके पहचान पत्र की भी मांग की। इस भीड़ में करीब 60 से 70 लोग शामिल थे। ट्रक ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाने वाले परिवार के सदस्य शमशाद शेख ने बताया कि भीड़ ने उनको धमकियां देना शुरू की थी। शेख ने बताया कि वहां सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी थे, पर किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्य को रात में ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई बांग्लादेशियों के बारे में मिली एक टिप के आधार पर की गई थी। वे भीड़ द्वारा घर में घुसने की आरोप की जांच कर रहे हैं। परिवार ने चंद्रनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी सोमय मुंडे ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। शेख ने बताया कि उनके चाचा हकीमुद्दीन कारगिल युद्ध के रिटायर्ड सैनिक है और उनके परिवार के कई सदस्य भी इंडियन आर्मी में सेवा दे चुके हैं। 26 जुलाई की घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि रात के लगभग 11:30 से 12 बजे तक इन लोगों ने हमारे दरवाजे पे लात मारना शुरू की और हमारे घर में घुसकर हमारी पहचान पत्र मांगने लगे। 7-10 लोगों के ग्रुप हमारे घर में घुसते रहे और वे हमारे बेडरूम में भी घुस गए और महिलाओं और बच्चों को जगा दिया। हमने उन्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि वोटर आईडी भी दिखाई, लेकिन वे कहते हैं कि ये नकली है। शेख ने आगे बताया कि उन्हें एक पुलिस वैन में बिठाकर थाने ले जाया गया, जहां इंस्पेक्टर सीमा ढकने ने उन्हें कहा कि अगली सुबह वापस आइए
वरना उन्हें बांग्लादेशी घोषित किया जाएगा। शेख के चाचा इरदास ने परिवार के सैन्य इतिहास के बारे में इंडियन एक्सप्रेस को बताया। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार का भारतीय सेना की सेवा करने का 130 साल का इतिहास है। हमारे परदादा हवलदार के पद पर रिटायर्ड हुए थे। हमारे दादा सेना में सूबेदार थे और उनके भाई जमशेद खान मध्य प्रदेश के डीजीपी थे। मेरे दो चाचा सेना में सूबेदार मेजर थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। नईमुल्लाह खान 1962 में सेना में भर्ती हुए और 1965 और 1971 के युद्ध में लड़े। मोहम्मद सलीम 1968 में सेना में शामिल हुए और उन्होंने 1971 का युद्ध में लड़ाई लड़ी। मेरे अपने भाई हकीमुद्दीन ने 1982 में पुणे में बॉम्बे स्नाइपर्स में शामिल हुए। ट्रेनिंग के बाद पूरे भारत में तैनात रहे। उन्होंने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी और 2000 में सेवानिवृत्त हुए। वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रहते हैं। परिवार के हकीमुद्दीन और सलीम के सेना के पहचान पत्र, पेंशन डॉक्यूमेंट भी शेयर किए। अहमद ने बताया कि उनका चाचा 1961 में पुणे आ गए थे और उनके बड़े भाई 1978 में आ गए थे, जबकि अहमद खुद 1996 में पुणे से रह रहा है। डीसीपी सोमया मुंडे के अनुसार हमें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिक है, इसलिए हम मौके पर गए और कुछ डॉक्यूमेंट की जांच की गई। कुछ को पुलिस स्टेशन लाया गया। देर होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। अगली सुबह वापस बुलाया गया। यह रात में किया गया क्योंकि कभी-कभी इन तलाशी अभियानों में संदिग्ध भाग जाते हैं। जानकारी मिली थी कि उनमें से कुछ असम के थे। कुछ समय यह बात सच नहीं पाई गई, लेकिन हम अभी जांच कर रहे हैं। मुंडे ने आगे कहा कि परिवार की जो आरोप लगे हैं कि कुछ बजरंग दल के सदस्य घुस आए थे घर में, उसकी भी जांच हो रही है। अहमद ने गुस्सा होकर कहा, हमारे परिवार सीमा पर देश की सेवा करता है, तमाम दुश्मनों से लोहा लिया। मेरे चाचा 1971 के युद्ध में बुरी तरह से घायल हुए थे। यह अफसोस की बात है कि हमने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमें सबूत मांगा जा रहा है। पुणे जैसे शांत शहर में, जहां हम 64 साल से रह रहे हैं, हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। उन्होंने आगे कहा कि वे 5 साल के बच्चों को रात में जगा रहे थे। बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था तो वो गिर पड़ा। पुलिस ने हमें रात को 2 बजे थाने क्यों बुलाया? क्या यही सही समय था कि पुलिस हमारे घर आए? क्या हम हिस्ट्री शीटर है, माफिया है या हमारे खिलाफ आतंकवादी टैग है? मकोका या टाला के आरोपी हैं कि पुलिस आधी रात को आए? कुल मिलाकर ये जब वाकया मैं देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये न्यू नॉर्मल है? क्या ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है? क्या मोदी जी सबका विकास सबका साथ जो कहते हैं वो एक खोखला नारा है? महाराष्ट्र जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, आंबेडकर, शाहू जी का नाम लिया जाता है, उस महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर यह होता है। ज्योतिबा फुले की कर्म भूमि रही है पुणे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इसी पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ। पुणे में उनकी जागीर थी। यही पूना पेशवा का सेंटर माना गया। यहीं से लोकमान्य तिलक ने ललकार भरी। इस पूना का एक ऐतिहासिक महत्व है। पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी मानी जाती है। पुणे महाराष्ट्र का एजुकेशन कैपिटल माना जाता है। शैक्षणिक हब है पुणे। इस पुणे में ये बात होना इस बात का द्योतक है कि अब राजनीति कितनी निचले स्तर पे चली गई है। मुसलमान होना क्या इस देश में गुनाह है? ये बार बार हमें अपने आप को पूछना होगा। जिन मुसलमानों ने देश के लिए पीढ़ियां कुर्बान की हो, उसे आप क्यों बांग्लादेशी कहते हैं? कोई भी मुसलमान दिखे उसे बांग्लादेशी आप कैसे कह सकते हैं? सवाल ये है। कोई भी दिखने में नेपाली हो, तिबेटियन हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, उसको चाइनीज कैसे बोल सकते हैं? क्या महाराष्ट्र की पुलिस, पुणे की पुलिस भांग खा के काम करती है? कोई भी किसी सूचना दें,
मैं पुणे में एक सूचना देता हूं, आज मैं एक घर इंगित कर देता हूं कि वहां बांग्लादेशी रह रहे हैं। मैं शरद पवार जी के घर का एड्रेस देता हूं, मैं अजित पवार जी के घर का एड्रेस देता हूं, मैं नागपुर में गडकरी जी का एड्रेस देता हूं, मैं उसी नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का एड्रेस देके पुलिस को कहता हूं कि आप बांग्लादेशी रह रहा है तो पुलिस चली जाएगी। औकात है हाथ डालने की। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। जब नॉर्थ ईस्ट में सैनिकों की पत्नियों पे व्यभिचार हो जाता है और सरकार चुप रहती है। भारतीय सैन्य ने कभी जात धर्म पूछा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में मुसलमान हुआ करते थे, छत्रपति की शिवाजी के फौज में मुसलमान हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी छत्रपति संभाजी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। और आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है तो गृह मंत्री भी है, पुणे के पालक मंत्री अजित पवार है। अजित पवार तो अपने पार्टी में मुसलमानों को भी उतनी ही इज्जत देते हैं। तो जिस जिले का पालकत्व अजित पवार जी के पास है, क्या अजित पवार इसका जवाब देंगे? और यदि पुलिस को सूचना में ही करना है तो मैं सूचना देता हूं। फिर ये मत कहिए शरद पवार का घर है यहां कैसा चेक करूं, अजित पवार का घर है कैसे बता रहे हैं आप? कोई ड्यू इंटेलिजेंस भी होती है। चंद हिजड़ों ने आपको एक लिस्ट दे दी, जो घर में पूछ पूछ घुस के पूछ रहे थे उनके खानदान में कितने लोग आर्मी में गए, पूछिए जरा। धर्म की दुकान चलाते हैं, राष्ट्रवाद की दुकान चलाते हैं। इसका निषेध होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से शब्द नहीं निकलते, गृह मंत्री चुप है। और पुणे जैसी सांस्कृतिक नगरी में ये असंस्कृतिक कार्य होता है और पुणे शांत है, ये पुणे के लिए भी कलंक है। एक बार फिर से मैं भारतीय सैन्य से माफी मांगता हूं कि मैं उस महाराष्ट्र से हूं जहां आप लोगों के परिवार के साथ खिलवाड़ होता है। माफ करिएगा, मैं माफी ही मांग सकता हूं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिर आता हूं किसी कार्यक्रम के साथ, तब तक नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।